अब मैं आपको बताऊंगी इसके गुण क्या है संसदीय व्यवस्था के। पहला इसका गुण है संसदीय व्यवस्था का विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। देखो, विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। अभी मैंने आपको राष्ट्रपति शासन का बताया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, कि वहां विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कोई सामंजस्य नहीं है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग व सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। अर्थात कार्यपालिका के सदस्य जब विधायिका से लिए जाते हैं तो इनका आपस में काफी संबंध होता है, और कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। अर्थात देखो, कार्यपालिका का पहले सबसे होता है विधायिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम है सरकार बनाना, कानून बनाना, कार्यपालिका लागू करना और न्यायपालिका का निर्णय करना। लेकिन जब तक विधायिका का चुनाव नहीं होगा, कार्यपालिका कैसे बनेगी? तो विधायिका जो कार्यपालिका विधायिका का अंग है, यानी एमपी के चुनाव होते हैं, उन एमपी में से ही फिर कार्यपालिका बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो ये जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही एक अंग है। लेकिन ये दोनों अंग अपने अपने कार्य में स्वतंत्र हैं। कार्य में स्वतंत्र कैसे? कि विधायिका अपना काम करते हैं कानून बनाने का, और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, देश को चलाती है। अपने अपने कार्य में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप जिसकी वजह से इन दोनों अंगों के बीच में विवाद जो होता है वो विवाद के अवसर बहुत ही कम होते हैं। दूसरा इसका गुण क्या है? उत्तरदायी सरकार होती है संसदीय व्यवस्था की। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। अर्थात मंत्री अपने मूल व कार्याधारी कार्यों के लिए, यानी कि मंत्री जो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर कैसे उत्तरदायी होते हैं? कि संसद जो है मंत्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं किसी विषय पर, किसी प्रस्ताव को स्थगित भी कर सकती है संसद। और संसद चाहे तो मंत्रियों को उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनके ऊपर नियंत्रण भी रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पास कर उनको हटा भी सकती है। इस वजह से इस तरीके से उनके ऊपर नियंत्रण रखती है संसद। तीसरा इसका गुण मैं बताऊंगी आपको, निरंकुशता का प्रतिषेध। यानी कि इस अवस्था में कार्यकारी एक समूह में नियंत्रित होती है, ना कि व्यक्ति में। देखो, जो आप ध्यान दे रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है एक समूह में होती है। समूह में जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के रूप में होते हैं, ना कि एक व्यक्ति में। पूरा मंत्रिमंडल होता है जो कि मिलकर कार्य करता है, कि कोई एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती, पूरे मंत्रिमंडल के पास होती है। और यह व्यवस्था जो होती है कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाता है पूरे मंत्रिपरिषद के लिए लिया जाता है। अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद निरंकुश नहीं बन सकती, तानाशाह नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसको संसद जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनको हटा भी सकती है, उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण रख सकती है, प्रश्नकाल के दौरान चर्चा करके, किसी प्रकार का, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर नेक्स्ट इसका गुण है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। वैकल्पिक सरकार मीन्स कि सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। पॉइंट समझना, सत्तारूढ़ दल के बहुमत, यानी कि जिस दल को बहुमत मिलता है सरकार तो उसी की बनती है, पावर उसके पास होती है, शक्ति उसके पास होती है। अगर मान लो उस दल ने समय से पहले, अपने निर्धारित समय से पहले अपना बहुमत खो दिया है, तो जो राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। क्योंकि सरकार बनाने, निमंत्रण करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो जो राज्य का मुखिया होता है राष्ट्रपति, वो विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नए चुनाव के बिना इनके चुनाव नहीं करवाए जाते। अगर बीच में बहुमत खो देती है सरकार, तो सरकार, जो राष्ट्रपति है, वो नए चुनाव के बिना ही वैकल्पिक सरकार का गठन करती है। नेक्स्ट इसका गुण है व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व मीन्स कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। जो संसदीय व्यवस्था है ना, उसमें जो कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। अर्थात इसमें मंत्री जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्ग और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि होते हैं मंत्री। संसदीय व्यवस्था में बाकायदा चुनाव होते हैं, चुनाव द्वारा वो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार में जो मंत्री होते हैं ये सारे वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों का चयन करते हैं, इसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी संसदीय व्यवस्था के गुण। अब हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था के दोष। इसके देखो, हर की विशेषता से गुण से कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर होती हैं। अब संसदीय व्यवस्था में भी कुछ दोष पाए जाते हैं। जैसे कि पहला इसका दोष या पहली कमी इसकी क्या है? अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार मीन्स कि संसदीय व्यवस्था जो है स्थायी सरकार की
व्यवस्था नहीं करती। ये स्थायी सरकार नहीं है संसदीय व्यवस्था। क्यों? कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जैसे कि हमारे देश में जो सरकार होती है वो समय से पहले भी हट सकते हैं, मध्यावधि चुनाव भी होते हैं। अगर कोई सरकार सही ढंग से कार्य नहीं करती तो वो समय से पहले उसको हटाया भी जा सकता है। मंत्री जो है बहुमत की दया पर इस बात के निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। अगर बहुमत उनके साथ है तो वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। अगर बहुमत चाहे उनका संसद जो अविश्वास प्रस्ताव पास करके जो उनको समय से पहले हटा भी सकती है। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। जैसे कि मोरारजी देसाई की सरकार थी, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और जो आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारें थी। सबसे बड़े इनका उदाहरण है, इन्होंने अपना टाइम समय पूरा नहीं किया था, बीच में ही इनकी सरकार को हटा दिया गया था। तो इसका मतलब संसदीय सरकार के सबसे बड़ा दोष क्या है? ये अस्थिर सरकार है। दूसरा इसका दोष क्या है कि नीतियों की निश्चितता का अभाव, यानी कि नीतियां जो निश्चित नहीं है। जैसे कि संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? यानी कि जो सरकार, मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकार अस्थिर है, कि सरकार को बीच में से हटाया जा सकता है अगर सरकार बहुमत खो देती है तो जब बीच में से हटाया जा सकता है तो इनकी जो नीतियां होती है वो स्थिर कैसे हो सकती हैं? नीतियां तो स्थिर हो ही नहीं सकती। तो संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। इनकी जो सरकार है ये नहीं निश्चय कि वो पूरा समय करेगी या नहीं। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां, जैसे मान लो सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन होता है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन मीन्स मान लो सरकार बदलती है तो जो नई सरकार आएगी उसकी अलग नीतियां होंगी। तो नीतियां जो है परिवर्तित होती रहती हैं, इनकी नीतियां जो है स्थिर नहीं होती। जैसे कि 1977 में मोरारजी देसाई के जब नेतृत्व वाली सरकार बनी थी तो उस जो जनता पार्टी से जनता सरकार बनी थी उस समय 1977 में, तो उस सरकार ने पूर्व की जो कांग्रेस सरकार की थी उनकी नीतियों को बिल्कुल उलट दिया। मतलब कि जब जनता सरकार आई थी तो उन्होंने कांग्रेस सरकार की जो नीतियां थी उन्होंने उनको मानने के लिए मना कर दिया, अपनी नई नीतियां बनाई। लेकिन जैसे सरकार ये टूटी, अभी सरकार ने पूरा अपना समय पूरा नहीं किया था, तो 80 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो उस चुनाव में कांग्रेस सरकार ने वापस सत्ता में आने पर अपनी नीतियों को दोबारा से लिया, इनकी नीतियों को, जनता सरकार की नीतियों को मानने से मना कर दिया। इसका मतलब क्या है कि संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है? इनकी नीतियों में स्थिरता नहीं होती, निश्चितता नहीं होती, निश्चित नहीं होती इनकी नीतियां। तीसरी इनका दोष है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, देखो कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, देखो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो वही बनती है जिसको पूरा बहुमत मिलता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो मान लो समर्थन से नहीं बनती, गठबंधन से नहीं बनती सरकार और पूर्ण बहुमत से बनती है, तो कैबिनेट जो होती है वो निरंकुश हो जाती है और उनको लगता है ना कभी भी जो है उनको हटाया नहीं जा सकता समय से पहले। अविश्वास प्रस्ताव पार कर संसद तो हटा सकती है, लेकिन वैसे जो है अगर बिना किसी समर्थन की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, तो उस तरीके से वो कैबिनेट जो है वो निरंकुश हो जाती है और वह लगभग अपने असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लग जाती हैं। उनकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काल में था, ऐसा हुआ था। और नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा दोष है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के भी शक्तियों का जो बंटवारा कर रखा है संविधान द्वारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र दे रहे, अलग अलग इनको स्वतंत्र रखा अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका जो है वो एक साथ और अविभाज्य हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। तो कैबिनेट विधायिका और मतलब कैबिनेट जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के नेता होते हैं। मैंने बताया ना, दोहरी सदस्यता होती है इनकी। जो कैबिनेट होते हैं वो विधायिका के सदस्य भी होते हैं अर्थात एमपी भी होते हैं, और कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं अर्थात वो मंत्री भी होते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट जो है कार्यपालिका और विधायिकाओं को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है। ये किसने कहा? बेगहाट ने कहा था। और इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ हो जाती है। जब शक्तियों को विभाजन तीन शक्तियों में अलग अलग कर रखा है, लेकिन हमारे देश में जो संसदीय सरकार व्यवस्था अपना रखी है उस व्यवस्था के अनुसार तो कार्यपालिका विधायिका से अविभाज्य होती है। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि सरकार की जो पूरी व्यवस्था है वो शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसका सबसे बड़ा दोष है। और
नेक्स्ट इसका दोष हम पढ़ेंगे, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन अर्थात संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से प्रचालित नहीं होती। जो संसदीय व्यवस्था है ना, वो प्रशासनिक कुशलता से, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं होता प्रशासन व्यवस्था की, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। और मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसकी पसंद सिर्फ कहाँ तक रहती, क्योंकि उनको उन्हीं में से, संसद के सदस्यों में से ही मंत्रियों को चुनना होता है, मंत्रियों को। और प्रधानमंत्री की पसंद होती है वो संसद सदस्यों तक की प्रतिबंधित रहती है। और इसके अतिरिक्त मंत्री जो है अधिकांश समय अपने संसदीय कार्य, कैबिनेट की बैठकों और दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, तो अपना कार्य वो सही ढंग से कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बताई है कि संसदीय व्यवस्था के गुण, लेकिन संसदीय व्यवस्था के दोष। लेकिन संसदीय व्यवस्था के दोष होने के बावजूद भी भारत ने इस संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत ने इस संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकारा है। देखो, संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत है, लेकिन जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को जो है हमारे देश में जो अपनाया गया है, वो उसको अपनाने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि व्यवस्था से निकटता। व्यवस्था से निकटता मीन्स कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया है कि यह भारत में ब्रिटिश शासन काल से यहाँ अस्तित्व में थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत पर इतने साल तक राज किया, 200 साल तक, तो भारत उनके अधीन रहा है। तो जैसे ब्रिटिश शासन काल में संसदीय व्यवस्था थी, ऐसा ही भारत ने उनके हिसाब से, उनके अनुसार ही देश में इस व्यवस्था को अपनाया। जैसे कि के.एम. मुंशी ने भी तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया था। तो इससे क्या, हमारी जो संवैधानिक परंपरा है संसदीय बनी है, इस अनुभव के बाद जो है वो नया अनुभव नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए इस व्यवस्था को ही अपनाया, संसदीय व्यवस्था को। दूसरा इसमें अपनाने का कारण क्या है, इस व्यवस्था को भारत में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। देखो, समझने वाला पॉइंट है, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता मीन्स कि जैसे डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर हैं, उन्होंने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि एक लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि B.आर. अम्बेडकर ने यह कहा था कि जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है वो कम से कम दो शर्तें उनको पूरी करनी चाहिए। पहली है स्थायित्व, दूसरी है उत्तरदायित्व। पहली है स्थायित्व और दूसरी है उत्तरदायित्व। अब अगर स्थायित्व को देखें तो अमेरिकी व्यवस्था में तो स्थायित्व है सरकार और उत्तरदायित्व कम है, लेकिन भारत और ब्रिटिश व्यवस्था है वो ज़्यादा उत्तरदायित्व है लेकिन स्थायित्व कम है। तो जो हमारी जो संविधान सभा है, जो प्रारूप संविधान है, उसने क्या किया कि कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई। अर्थात स्थायित्व की जगह उत्तरदायित्व को ज़्यादा महत्व दिया गया कि सरकार जो भी बने वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया गया, वरीयता दी गई बजाय कि स्थायित्व को। तीसरा, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने का जो कारण है वो है विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। विधायिका और कार्यपालिका यानी कि संसद और कार्यपालिका के बीच में अगर कोई टकराव होता है तो उसको रोकने की व्यवस्था भी है। तो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि विधायिका व कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए। टकराव को नकारा, यानी कि जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों में टकराव होता है, लेकिन भारत में जो संविधान निर्माता वो ये चाहते थे कि विधायिका, संसद और कार्यपालिका के बीच टकराव को रोका जाए, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। वहाँ पर टकराव होता है लेकिन भारत में नहीं होता। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन 2 घटकों के बीच संघर्ष और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। अगर इन दोनों में टकराव होगा तो देश के लिए सही नहीं है। वे ये चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश का चहुमुखी विकास कर सके। इनका टकराव होना देश के हित के लिए सही नहीं है। चौथा, इस व्यवस्था को अपनाने का कारण क्या था कि भारतीय समाज की प्रकृति। भारतीय समाज की प्रकृति मीन्स कि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक, एक तो मिश्रित राज्य है और दूसरा सर्वाधिक जटिल समाज है। सर्वाधिक जटिल समाज है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधता पाई जाती है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्यों? ताकि सरकार में विभिन्न वर्ग, क्षेत्रों के लोग के हित में बहुत अवसर जो उनको प्राप्त हो सकें और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच जो है बढ़ाया
जाए ताकि अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो भारत समाज की जो प्रकृति है उस प्रकृति को देखते हुए इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो उसमें क्या था कि अब ये क्वेश्चन ये था कि संसदीय व्यवस्था को आगे जारी रखा जाना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर 1970 के दशक में देश में काफ़ी बहस और वाद विवाद भी हुआ, लेकिन इस मामले पर विस्तार से जो स्वर्ण सिंह समिति है उसके द्वारा ये विचार किया गया। इस समिति का गठन किया गया था 1975 में। तो उसमें कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार। तो 1975 में स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था तो कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, जिसका गठन स्वर्ण सिंह समिति का। तो उन्होंने इस समिति ने यह कहा कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। तो हमारे भारत देश की परिस्थितियों को देखते हुए इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में, भारतीय और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में क्या विभेद है, मतलब अंतर क्या है। जैसे भारत में भी संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, तो इसमें क्या विभेद है, क्या अंतर है। तो भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। ये तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था है ना, वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित तो है, लेकिन भारत ने कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही। उसने आधारित है उस व्यवस्था पर, लेकिन उसने नकल नहीं की। जैसे कि अब मैं आपको इसके बताऊंगी कि निम्नलिखित मामलों से ये बताऊंगी किस तरीके से भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। पहला इसका पॉइंट है गणतंत्र पद्धति। गणतंत्र पद्धति मीन्स कि ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में, देखो ब्रिटेन में राजशाही है, राजा का एक परिवार से जो बनता है, मतलब कि टाइम टू टाइम उसी परिवार के व्यक्ति ही जो है वो इस स्थिति पर आते हैं। तो ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। गणतंत्र पद्धति मीन्स कि भारत में राज्य का मुखिया जो राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, उसको चुना जाता है। जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया अनुवांशिक होता है, उसी परिवार के व्यक्ति ही इस पद पर आते हैं। दूसरा यहाँ हो गया ना इसका अंतर कि क्या विभेद है। मैंने बोला अभी आपको कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाएगी, ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित जरूर है, लेकिन उसकी नकल नहीं की इसने। दूसरा, संसद सर्वोच्च नहीं है। जैसे कि भारत में संसद जो है सर्वोच्च नहीं है, संसद जो भारत में सर्वोच्च नहीं है, उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध है, हमारी संसद जो है सर्वोच्च नहीं है, इसके पर प्रतिबंध कैसे है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है। संघीय व्यवस्था हमारे भारत, लिखित संविधान मीन्स कि जो संविधान में लिखा गया है संसद वही कार्य करेगी, लिखित संविधान के अनुसार ही, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। संघीय व्यवस्था मीन्स कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। न्यायिक समीक्षा, संसद द्वारा कोई भी काम जो होते हैं वो उनको न्यायपालिका में समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है। और मूल अधिकार, ये ऐसे हैं जो कि संसद की सर्वोच्चता पर यह प्रतिबंध लगाते हैं, उसकी शक्तियों पर। जबकि ब्रिटिश व्यवस्था जो है संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात ब्रिटिश व्यवस्था में संसद को सर्वोच्च स्थान दे रखा है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि भारत में संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो तीसरा जो मैं आपको बताऊंगी, संसद के दोनों सदन मीन्स कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। जबकि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है उसको संसद के निचले सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। और चौथा इसमें अंतर बताऊंगा मैं आपको, संसद सदस्य मीन्स कि ब्रिटेन में संसद सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है वही मंत्री नियुक्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन भारत में जो व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं भी है तो उसे भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, संसद का जो अगर वो संसद का सदस्य नहीं भी है तो। और नेक्स्ट इसका मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, कानूनी जिम्मेदारी मीन्स कि ब्रिटेन में जो मंत्री हैं उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है ब्रिटेन में मंत्रियों की, लेकिन भारत में मंत्रियों को राज्य के मुख्य ग्रुप में कार्यालय कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। उनकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती जो कि ब्रिटेन के मंत्रियों की होती है। एंड नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको किस मामले में किस तरीके से भारत की संसद जो ब्रिटेन की संसद से अलग है कि छाया कैबिनेट मीन्स कि ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में
ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में छाया कैबिनेट जो एक अनोखी संस्था है। क्यों? क्योंकि इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है। जो छाया कैबिनेट है ना, इसको विपक्षी पार्टी गठित करती है। क्यों करती है? ताकि जो सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और वो जो छाया कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, इसलिए बनाया जाता है विपक्षी पार्टी द्वारा, ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ उनका संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कार्यों के लिए वो तैयार कर सकें, आगे के लिए उनको तैयार कर सकें। लेकिन भारत में ऐसी कोई छाया कैबिनेट नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित जरूर है, लेकिन यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही। ठीक है बच्चा, तो ये मैंने आज आपको बताया संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया है। आप उम्मीद है इस वीडियो को पूरा सुनो, समझो। फिर आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ बेटा मुझे कि क्या आपको कहाँ क्या डाउट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनोगे तभी आपको समझ आए, क्योंकि सारे चैप्टर जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और मैं जो पढ़ा रही हूँ एम लक्ष्मीकांत की पुस्तकों से पढ़ा रही हूँ। कोई भी अध्याय जो है मैं छोड़ नहीं रही, सारे अध्याय इन डिटेल करवा रही हूँ मैं आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट आप जो अध्याय पढ़ेंगे हम संघात्मक शासन व्यवस्था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। बाकी इस जो संसदीय व्यवस्था जो मैंने आज आपको समझाया है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनो और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।